हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। आज की इस नई वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में जो है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है। साथ ही साथ में वो MPSE 001 पहला ही सब्जेक्ट सेकेंड ईयर का भारत और विश्व को पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इग्नू की वेबसाइट पे जो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं और आज हम इसके अंदर पूरा का पूरा पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं उनको भी और उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ये पूरा पेपर है, उसका सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर की बात करूं तो एज ऑलवेज आपको पता है सेकेंड ईयर का पेपर 2 घंटे का आता है और मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और इन 10 क्वेश्चन के अंदर भी आप सभी को क्या है 2 सेक्शन बन के आएंगे। पहले सेक्शन में से कोई 2 क्वेश्चन कर सकते हो, 5 में से दूसरे सेक्शन में से भी कोई 2 कर सकते हो। अब 5वां क्वेश्चन हो आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। अगर आपने पहले ही 5 क्वेश्चन अटेंड कर दिए तो केवल 3 क्वेश्चन ही काउंट होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे। तो इसीलिए इस चीज का आपको खास ध्यान देना है, जैसा कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है भारत के विदेश मंत्रालय की संरचना और कार्यों का परीक्षण कीजिए। तो इसमें सबसे पहली बात हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्रालय के संरचना और कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले भारत का जो विदेश मंत्रालय जिसे हम अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या शॉर्ट में MEA कहते हैं, भारत की विदेश नीति लागू करने और अन्य देशों के साथ संबंधों को बनाने में, उनके साथ संबंधों को संचालन करने में ये प्रमुख भूमिका निभाने वाला मंत्रालय है, हम कह सकते हैं। याद रखना है भारत की विदेश नीति को लागू करने में पहली बात, और जो दूसरे देश हैं उसके साथ संबंधों को निर्धारण करने में कैसे संबंध रहेंगे, इसके लिए जो एक खास मंत्रालय बनाया गया है इसी का नाम विदेश मंत्रालय रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतों के हितों की रक्षा करना है। इसको बनाने का मेन मकसद यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के संबंध दूसरे देशों से जब स्थापित किए जा रहे हैं तो उसमें भारत का हित हो, भारत का फायदा हो, इस चीज को सुनिश्चित करना है और साथ ही साथ में दूसरे देशों के साथ हमें अच्छे संबंध स्थापित करके वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। ये आपको याद रखना है। संरचना की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो याद रखना है विदेश मंत्रालय का जो प्रमुख होता है वो विदेश मंत्री होता है जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। दूसरी बात, हमारे अन्य मंत्रिमंडल है उसका ही एक सदस्य है ये। और इसके अलावा राज्य मंत्री भी मंत्रालय में सहायक करता है, यानी राज्य के जो अलग अलग मंत्री होते हैं वो भी इसके अंदर अपना सहयोग करते हैं, याद रखना है। प्रशासनिक स्तर पर इसका नेतृत्व करने के लिए एक विदेश सचिव होता है, याद रखना है। देखो मंत्री जो होगा वो तो काम करेगा करेगा, लेकिन एक विदेश सचिव भी होता है, फॉरेन सेक्रेटरी भी होता है जो इसमें प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है। वो अधिकतर आप सभी का आपका याद रखना है जो भी आपके यूपीएससी के एग्जाम्स को क्रैक करके आते हैं, याद रखना है आप सभी को इंडियन फॉरेन सर्विस के जो होते हैं वो आगे चलकर जब उनको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो बनते हैं। तो विदेश सचिव के अधीन कई अन्य सचिव भी होते हैं, संयुक्त सचिव भी होते हैं, यानी विदेश सचिव के अंडर में और भी बहुत सारे सचिव काम करते हैं जो अलग अलग क्षेत्र, जैसे कोई एशिया में होगा, कोई यूरोप में होगा, कोई अमेरिका में, कोई अफ्रीका में, इन सब के मामलों को भी देखते हैं और उन देशों में भी आते जाते रहते हैं जो हमारा वहां पर दूतावास बना होता है उसके अंदर। ये याद रखना है। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत विदेश के अनेक जैसे भारत के बहुत सारे देशों में क्या बने हुए दूतावास, एम्बेसी बने हुए और उच्च आयोग या हाई कमीशन बने हुए, वहां पर ये कार्य करते हैं, याद रखना है। विदेश मंत्रालय उनके टच में रहता है, उनसे अपने देश के अंदर इंफॉर्मेशन लाना, पहुंचाना, या हमारे लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं उनको क्या करना, सपोर्ट करना, उसके लिए भी ये कार्य करता है विदेश मंत्रालय, याद रखना है आप सभी को। तो इसके संरचना के बारे में हमने बता दिया आपको। क्योंकि हम इसमें पूरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो हम ज्यादा भी डीप नहीं जाएंगे लेकिन कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, हम सब कुछ अच्छे से स्टार्ट करेंगे। इसके कार्य सबसे पहला क्या है, विदेश नीति का निर्माण करना और क्रियान्वयन करना, यानी भारत के हितों के अनुसार विदेश नीति को बनाना और उसे लागू करना।
पहला काम। दूसरा, राजनयिक संबंधों का प्रावधान। जो हमारे राजनयिक हैं अन्य देशों में, एम्बेसीज हाउसेस में है, उनको राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध उनके थ्रू हम उस देश में क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तीसरा पॉइंट है भारतीय नागरिकों की सहायता करना। अगर विदेश में कोई भारतीय नागरिक रह रहा है या घूमने के लिए गया है, बिजनेस के पर्पज से गया है, तो वहां पर जो भी प्रवासी हैं या जो भारतीय नागरिक हैं उनकी क्या करता है, ये सहायता करता है। अगला चौथा काम है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनिधित्व करना। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, WTO है, इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हमारे संगठन हैं इनमें हमारा विदेश मंत्री विदेश मंत्रालय की ओर से या फिर विदेश सचिव या प्रधानमंत्री क्या करता है, हमारे देश की तरफ से प्रतिनिधित्व का काम करने का भी कार्य करता है। अगली बात करते हैं संधि और समझौतों का संचालन। यानी विदेशों में अगर दूसरे देशों से हमारे कोई समझौते हो रहे हैं तो उन समझौतों को स्थापित करने में भी इसकी मुख्य भूमिका रहती है, याद रखना है। इस प्रकार विदेश मंत्रालय भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाने में या फिर विश्व मंच पर देश की स्थिति को मजबूत या सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। यानी भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण बताने यहाँ पर। तो भारत की विदेश नीति का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। विभिन्न मतलब अलग अलग दृष्टिकोणों से किया जाता है। ये दृष्टिकोण यह समझने में मदद करता है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार संचालन करेगा। यानी विदेश नीति का जो दृष्टिकोण है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि भारत के संबंध किस देशों से कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, कैसे हमारे संबंध अन्य देशों के साथ भी मजबूत किए जाएंगे। ये ऐसे सब पॉइंट्स या ऐसे सब मुद्दों की तरफ ध्यान रखता है। अब इसमें कौन कौन से दृष्टिकोण है? एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भारत की विदेश नीति उसे ऐतिहासिक अनुभवों, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित किया। यानी हमारी विदेश नीति के संचालन करने में सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। हम ऐसे किसी देश के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे जिससे हमारी जो पुरानी विचारधारा है उसको ठेस पहुंचे। जैसे महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को, विदेश नीतियों की गहराई से इसने क्या किया है, प्रभावित किया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक सेकंड वेट करेंगे, हम पानी पी लें थोड़ा सा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट। ध्यान रखना है जो हमारे पहले पॉइंट में यही था कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है उसको ध्यान में रखना है। उसके हिसाब से हमें दूसरे देशों के साथ क्या करना है, संबंधों को स्थापित करना है। दूसरा वैचारिक दृष्टिकोण है। हमारा हमेशा से मेन मोटिव रहा है कि हम अहिंसक रहेंगे, शांति स्थापित करेंगे, नैतिकता का पालन करेंगे। ऐसे मूल्यों पे जोर दिया जाता है। इसीलिए भारत ने क्या किया था, गुटनिरपेक्षता की नीति भी अपनाई थी। अगला है आपका यथार्थवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार भारत अपनी विदेश नीति क्या करता है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना भारत का मुख्य उद्देश्य है। यानी भारत क्या, देखो कोई भारत का कोई भी ABCD कोई भी देश है तो वो अपने किसी भी देश के साथ जब संबंध स्थापित करता है तो उन संबंधों को स्थापित करने में सबसे मूल या सबसे मेन कारण या मेन बात हम कहें तो इसमें क्या करता है, वो अपने हित को पहले प्राथमिकता देता है। अपने हित को प्राथमिकता देने के साथ साथ हर एक देश अपनी शक्ति को बढ़ाता है, अपनी सुरक्षा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता और ऐसी रणनीतियां अपनाता है जिससे उसकी देश की प्राथमिकता हो, उसकी देश के हितों की प्राथमिकता। अगला है भू राजनीतिक दृष्टिकोण। मतलब भारत को क्या करना है, ऐसे संबंध स्थापित करना है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भी उसके संबंध अच्छे रहे और साथ साथ उसकी जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका भी वो यूज कर सके। जैसे भारत की समुद्री सीमा 3 ओर से घिरी हुई है, जैसे एक तरफ अरब सागर, एक तरफ हिंद महासागर, एक तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है। तो भारत क्या करे, इनका उपयोग करते हुए दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित करे जिससे भारत को और उन देशों को भी लाभ मिल सके। याद रखना है आप सभी को। अगला है आपका आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक दृष्टिकोण में आर्थिक विकास भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक देश से व्यापारिक संबंध जब हमारे अच्छे होंगे तो हमारा विकास होगा, हमारे देश में डेवलपमेंट होगा, हमारे देश में विदेशी मुद्रा का भंडार होएगा और इसीलिए भारत क्या करता है, वैश्वीकरण का सपोर्ट करता है। भारत में निवेश बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। भारत के देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आप देखते हो
कई बार दूसरे देशों के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे देश के अच्छे संबंध उन देशों से स्थापित हो सके, वहां से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ सके। इस प्रकार सभी दृष्टिकोण के माध्यम से भारत की विदेश नीति काफी बेहतर ढंग से क्या की जा सकती है, समझी जा सकती है। दो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, भारत आपका नाभिकीय नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा कीजिए। भारत की जो नाभिकीय नीति है, परमाणु नीति है, इसके बारे में बता रहा है। तो आप सभी को पता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को हम यूज करते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। तो भारत की जो परमाणु नीति है उसकी कई सारी विशेषताएं, जैसे भारत ने अपना जो परमाणु बम का परीक्षण है वो मई के महीने में 1974 में किया था। दूसरा अगर आप देखोगे तो मई के महीने में 1998 में किया था। एक बार इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, और दूसरी बार की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और दोनों के दोनों ने अपनी परमाणु नीति में ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि हम पहले उपयोग नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। तो भारत की परमाणु नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना, नहीं हमारे देश पर कोई हमला ना करे। पहली बात ये, हम इस हथियार को तभी यूज करेंगे जब हम पे कोई ऐसा हथियार यूज करेगा। दूसरा, ये हथियार हमने विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए बनाया है और अपनी सुरक्षा के लिए भी बनाया है। भारत चाहे तो अपना परमाणु त्याग सकता है, लेकिन उसके लिए भारत का भी ये कहना है कि हर एक देश पहले अपने परमाणु हथियार त्यागे। भारत ने परमाणु शक्ति को रक्षा का साधन के रूप में अपनाया है, यानी हमने परमाणु हथियार को रक्षा का साधन अपनाया है, यानी हम इसको अपने डिफेंस में यूज करेंगे। और हम पे चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई इतना बड़े स्केल पे हमला इसलिए नहीं करता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास परमाणु शक्ति की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले क्या आपका न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता। हमने क्या कहा था, हम क्या करेंगे, मिनिमम क्रेडिबल आपका डिटरेंस रखेंगे। यानी भारत का उद्देश्य अत्यधिक परमाणु रखना नहीं, यानी हमने इतने ज्यादा परमाणु रख लिए कि उसका बहुत ज्यादा लॉस होगा, नहीं, बल्कि हमने इतनी क्षमता के परमाणु रखे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, भाई कोई हम पे आक्रमण करेगा तो हम उस पर करेंगे डायरेक्टली। जैसे रूस के पास, अमेरिका के पास 5-5 हजार से ज्यादा परमाणु है, वो क्या है, वो इस हिसाब से हम नहीं बनाएंगे। हमारे पास इतने परमाणु नहीं, हमारे पास तो 1000 भी नहीं है, हमारे पास तो 500 भी नहीं है। दूसरा क्या है, पहले उपयोग ना करने की नीति, नो फर्स्ट यूज में क्या है कि भारत ने, दोनों प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि वह परमाणु हथियार का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। यदि उस पर भारत के ऊपर अगर कोई देश हमला करता है तो जवाब में भारत उसकी जवाबदेही परमाणु हथियार से सुनिश्चित करेगा। तीसरा है जिम्मेदार परमाणु शक्ति। भारत ने हमेशा परमाणु हथियार को जिम्मेदार के रूप में उपयोग किया है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान भी किया है, ये भी याद रखना है। अगला, शांति और निशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत विश्व स्तर पर परमाणु हथियार का जो है निशस्त्रीकरण का समर्थन रहा है, यानी भारत ने सदा से ही कहा है कि परमाणु हथियारों को कम करो। विश्व में परमाणु हथियार से मुक्ति बनाने की वकालत भारत करता है। भारत हमेशा कहता है कि आप परमाणु, हर एक देश परमाणु हथियार छोड़ दे तो हम भी परमाणु हथियार रखना छोड़ देंगे। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत की परमाणु नीति का मुख्य उद्देश्य चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से उत्पन्न सुरक्षा करना है, क्योंकि वो देश हमारे लिए कई बार सिरदर्दी बन जाता है, कई बार हमारे उनसे संबंध बहुत खराब हो जाता है, जिसकी वजह से भारत को चुनौती का सामना करना पड़ता है। यदि भारत के पास में परमाणु हथियार रहेगा तो वो देश हम पे हमला नहीं करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत ने परमाणु नीति कैसी मानी है, संतुलित मानी है, जिम्मेदारपूर्ण मानी है और सुरक्षित भी मानी है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण पूर्व, जैसे भारत का ये दक्षिण हिस्सा है और ये इसके पूर्व में, यानी जो आसियान कंट्री, दक्षिण पूर्व के राजनीतिक संबंधों का परीक्षण कीजिए, व्यापार निवेश में इसका क्या प्रभाव है, डालिए। सबसे पहली बात तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत ने दक्षिण पूर्वी भूभाग के संबंध के साथ में जो संबंध स्थापित किए, सबसे पहली बात तो आसियान देशों के साथ हमने दक्षिण पूर्वी एशियाई के बीच में अच्छे संबंध ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से बनाने की कोशिश करी है। इसके लिए भारत में अगर आप देखोगे, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को बनाया था। अब इसके बाद में 2015 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी के द्वारा बना दी गई। इसमें कहा है कि भाई लुक ईस्ट, केवल पूर्व की ओर देखने से काम नहीं चलेगा, हमें उन देशों के साथ में प्रतिक्रिया करनी होगी, संबंध स्थापित करने होंगे। तो यहाँ पर
भू राजनीतिक संबंध की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है और भारत आसियान देशों के सहयोग के साथ क्या है, प्रशांत महासागर में अपना व्यापार बढ़ा सकता है और आसियान देशों के साथ साथ वो अमेरिका वगैरह के साथ भी क्या कर सकता है, अपने संबंध बढ़ा सकता है। हमने देखा है कि आसियान देश जो है वो छोटा सा समूह है, परंतु काफी तेजी से उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, उस समूह का काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसीलिए भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला पॉइंट आपका है व्यापार का प्रभाव। भारत और आसियान के बीच में व्यापार लगातार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है और भारत ने, आप सभी को पता है, एक तो साफ्टा से तो ज्यादा लाभ मिला नहीं, दक्षिण पूर्वी एशियाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन उसने क्या किया, एफटीए स्थापित किया है। उसने कई इंडिविजुअल जैसे सिंगापुर के साथ समझौता कर रखा है, आसियान के देश के साथ। इसके अलावा और भी कई देश हैं जिनके साथ में हमने आयात निर्यात बढ़ाने के साथ साथ फ्री एग्रीमेंट करने की कोशिश करी है। निवेश का प्रभाव। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने भारत में निवेश बढ़ाया है। भारत की कंपनी ने भी इन देशों में जो निवेश है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है दोनों की तरफ से, और इससे दोनों देशों को क्या मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम बात करें अन्य सहयोग की तो भारत की तरफ से बहुत से लोग सिंगापुर, थाईलैंड, इन सब जगह पर जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, सांस्कृतिक आपसी सहयोग है, रक्षा का सहयोग में इनमें भारत और उनके बीच में मजबूती है। इस प्रकार से भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच में व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय विकास के कारण हमारा संबंध बहुत ज्यादा अच्छा स्थापित हो रहा है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अगला 5वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध के पश्चात भारत और रूस के संबंध किस प्रकार बदले हैं, बताइए। तो शीत युद्ध के बाद अगर भारत के और रूस के संबंध हम देखें तो काफी बदल गए, क्योंकि भारत ने क्या किया है भाई, वैश्वीकरण अपना लिया, उदारीकरण की नीति अपना ली और सोवियत संघ भी कमजोर हो गया, जिसकी वजह से दोनों के संबंध में बहुत ज्यादा जो घनिष्ठता थी वो थोड़ी सी दूरी पड़ गई है। तो शीत युद्ध के समय से भारत और सोवियत संघ के बीच में बहुत घनिष्ठ या गहरे संबंध थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में दोनों के संबंधों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। कौन कौन से, जैसे राजनीतिक संबंध। शीत युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच में मित्रता बनी रही है, दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी करी है, परंतु अगर हम ये भी देखें तो जब 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो भारत पे भी रूस ने भी प्रतिबंध लगाए थे, तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट। दूसरा, रक्षा सहयोग। तो इसमें तो भारत हमेशा से बड़ा सौदागर रहा है, रूस से ज्यादातर हथियार हम वहां से खरीदते हैं। भारत की सेना में उपयोग होने वाले कई हथियार और तकनीकी जो है वो रूस से प्राप्त है, चाहे S-400 की बात करें या भविष्य में S-500 की हम बात करें। आर्थिक सहयोग की बात करें तो दोनों देशों ने ऊर्जा, व्यापार, निवेश में काफी सहयोग बढ़ाया है। भारत को तेल और गैस की आपूर्ति अगर हम देखें तो कहाँ से मिलती है, रूस की तरफ से मिलती है, और इसी की वजह से अमेरिका बार बार ही हम पे क्या कहता है कि सैंक्शन लगा देंगे, अब हम आपके ऊपर ट्रेड टैरिफ बढ़ा देंगे, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो भारत और रूस जो है कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के लिए कश्मीर मुद्दे के लिए भारत का सपोर्ट होता है, और साथ ही साथ यूक्रेन के साथ जब उसका वॉर चल रहा था तो भारत ने भी खुलकर उसका क्या नहीं किया, विरोध नहीं किया। तो इस प्रकार शीत युद्ध के बाद भी अगर हम देखें तो भारत और सोवियत संघ के या रूस के संबंध बहुत ज्यादा ठीक ठाक ही है। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लगभग 200 शब्दों में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसे हम बोलते हैं आपका NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत की सुरक्षा नीति का महत्वपूर्ण संस्था है, पहली पॉइंट। दूसरी बात कि इसका गठन 1998 में किया गया था। तीसरी बात, इसका उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में जो सरकार है उसको सलाह देना, याद रखना है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, इसका सदस्य प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री, ये 4 लोग होते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होगा NSA, जो कि अजीत डोभाल जी है, इसके प्रमुख सलाहकार होते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का कार्य विदेशी, आंतरिक जुड़े हुए मुद्दों का विश्लेषण करना होता है, और साथ ही साथ ऐसी देश के लिए रणनीति तैयार करना जो आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, रक्षा, विदेशी मामले, इन सब में मुख्य भूमिका निभा सके। इसमें विदेशी मामले आप जोड़ सकते हैं। अगला शॉर्ट नोट है आपका भूमंडलीकरण, जिसे हम वैश्वीकरण भी कहते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन टॉपिक है। तो वैश्वीकरण क्या है, इसमें बताया गया है वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वैश्वीकरण के कारण व्यापार, निवेश, तकनीकी और जानकारियों का तेजी से आदान प्रदान हो रहा है।
और इसके परिणाम स्वरूप देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ रही है, देशों के अंदर रोजगार के साधन उत्पन्न हो रहे हैं, राज्य की स्वयं प्रभुत्ता पे भी हानि पहुंच रही है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। अगला 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है, याद रखना, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया, पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई और भारत नहीं बल्कि विश्व के ज्यादातर देशों ने 1990 के बाद में उदारीकरण की नीति को अपनाया। इससे उन देशों में क्या हुआ है, विदेशी निवेश बढ़ा हुआ है, उद्योगों की संख्या बढ़ गई, रोजगार के नए अवसर आ गए, देशों की अर्थव्यवस्था सुधर गई है। हालांकि वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे आर्थिक असमानता बढ़ गई, अमीर देश और अमीर हो गए, गरीब देशों के अंदर पर्यावरण का संकट आने लगा है, गरीब देशों में संसाधन खत्म होने लगे। ये सारे के सारे पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते। अगला, भारतीय निशस्त्रीकरण का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। अभी हमने बात करी थी ऊपर इसी बात पे कि भारत ने परमाणु का क्या किया है, समर्थन तो किया है लेकिन सुरक्षा के लिहाज से किया है, ठीक है। तो भारत की निशस्त्रीकरण की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वैसे तो हमने विश्व शांति और निशस्त्रीकरण के समर्थन है, भारत का मानना है कि विश्व में परमाणु और अन्य विनाशकारी हथियार मुक्त होने चाहिए, पहली बात हम ये कहते हैं। दूसरी बात, भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निशस्त्रीकरण की वकालत करी है। भारत ने परमाणु हथियार को पूर्ण रूप से उन्मूलन का समर्थन किया है, हमें हथियार रखने ही नहीं चाहिए। देखो आलोचनात्मक इसलिए है क्योंकि भारत तो हथियार रखता है लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए रखता है। हमने कभी किसी देश को ये नहीं कहा कि मैं तुम पे परमाणु मार दूंगा, जैसे कि बहुत सारे देशों में नॉर्थ कोरिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, रूस की तरफ से ऐसे कई बार बयानबाजी आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि भारत ने अपनी सुरक्षा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परमाणु की क्षमता को विकसित की है और उसी को उसी हिसाब से यूज करने के, और भारत का तर्क भी है जब तक अन्य देश परमाणु हथियार रखते हैं तब तक हमें भी अपनी सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है। हम अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़ सकते, पूरी दुनिया अगर अपनी परमाणु हथियार छोड़ दे तो हम भी अपने परमाणु हथियार छोड़ देंगे। इस प्रकार निशस्त्रीकरण की नीति हमारी आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों का संतुलन है। यानी हम खत्म करना भी चाहते हैं, हम किसी पे हमला भी नहीं करना चाहते, परंतु कोई अगर हमसे लड़ेगा, उलझेगा इस बात को लेकर हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। फिर इसका मतलब यही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपका समसामयिकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बढ़ते हुए क्षेत्रीय सहयोग को बताइए। यानी देशों के बीच में क्षेत्रीय सहयोग क्यों बढ़ रहा है इसके बारे में। तो अगर हम देखें समकालीन स्तर पर आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय संगठन की भूमिका तेज हो रही है। ना केवल ये व्यापार बढ़ा रही है, पहली बात, एक तो क्या कर रही है, ये व्यापार में वृद्धि करा रही है, व्यापार में वृद्धि के साथ साथ क्या कर रही है कि भाई सहयोग में भी वृद्धि करा रही है, वैश्विक मंच प्रदान कर रही है, वैश्विक मंच प्रदान कर रही है, और साथ ही साथ में वैश्विक मुद्दों से चर्चा करने का भी कार्य कर रही है। तो तेजी से इसकी भूमिका बढ़ रही है। विभिन्न देशों की आर्थिक राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने में इसकी मुख्य भूमिका है। उदाहरण के लिए आसियान है, सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, नाफ्टा है, इसने क्षेत्रीय संगठनों ने देशों के सहयोग को बढ़ावा दिया है। तो ये भी पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था, यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए, क्षेत्रीय सहयोग से व्यापार, निवेश, तकनीकी सहायता को फायदा मिला है। तीसरी बात यह है, और इसके अलावा सुरक्षा, पर्यावरण और आतंकवाद जैसी समस्याओं को सामना करने के लिए वैश्विक मंच मिल रहा है। और इससे क्या है, हम देख सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हर एक देश की जो जरूरत है उन जरूरतों को पूर्ति कराने में भी इसकी मुख्य भूमिका बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण संरक्षण हमारे अस्तित्व की कुंजी है। क्या आप इस बात से सहमत है? यानी पर्यावरण संरक्षण हमारे सर्वाइव के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। देखो पर्यावरण जो है मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। स्वच्छ वायु, जल, भूमि के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। वायु नहीं रहेगी तो सांस नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा तो सांस नहीं रहेगा, भूमि नहीं रहेगी तो कृषि नहीं कर पाएगा, और भी बहुत सारी चीज है। इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण मानव की अस्तित्व की कुंजी कहा जा सकता है। आज औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैव विविधता में संकट आ रहा है, वनों की संख्या कम हो रही है। ऐसी बहुत सारी गंभीर समस्या है जिसकी वजह से पर्यावरण जो है वो खतरे में आ चुका है। यदि पर्यावरण का हम संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य में मानव जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। आज हमें देखने को मिल रहा है मनुष्य कितना कम जी पा रहा है, मनुष्य में तरह तरह की बीमारियां हो जा रही है, और इससे सरकारें जो है, इसीलिए सरकार जो विभिन्न देशों की सरकार है या वैश्विक सरकार है, उन सभी को मिलजुल कर पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। विकास की वजह से पर्यावरण जो है वो असंतुलन हो चुका है, इसीलिए हमें पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए। विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन लाना हमारे लिए जरूरी है। और ये कब होगा? जब हम सतत विकास करेंगे। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपने जो भी संसाधन है उन संसाधनों को कुछ इस प्रकार से उपयोग करें ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी क्या कर सके, इन संसाधनों का यूज कर सके। मनुष्य ने आज के ज़माने में पर्यावरण को इतना ज़्यादा दूषित कर दिया है और उसका रीज़न क्या है? विकास, औद्योगिकरण। और औद्योगिकरण के साथ साथ अगर हम देखें तो विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं, वो तो एक देश से दूसरे देशों में अपनी इंडस्ट्रीज को ले जा रहे हैं। अगर उनकी देश परमिशन नहीं दे रही तो दूसरे देशों में जाके इंडस्ट्री स्थापित कर, वहाँ पर प्रदूषण बढ़ा रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अगला है पश्चिम एशिया में भारतीय सुरक्षा और आर्थिक चिंताओं की क्या कारण। देखो पश्चिमी एशिया में अभी आप देखो, जो मिडल ईस्ट के इस तरफ पश्चिमी एशिया में ईरान और उसका वॉर चल रहा है ना। मैं अभी बता दूं 2026 के स्टूडेंट्स के लिए, अब 2026 में ईरान का इजराइल का वॉर चल रहा है या फिर ईरान का फिलिस्तीन से वॉर चलता रहता है, तो उसमें भारतीय सुरक्षा और आर्थिक चिंताएं कई बार है। देखो अब इसमें आपने देखा होगा कि जो हर्मोन्स की खाड़ी है वहां से भारत के लिए कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है। अगर वो बाधित होता है तो भारत में पेट्रोलियम है, गैस है, इन सब की कीमतें ऊंचाई छूने लगेंगी। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा भारत ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि आगे चलकर भारत के लिए एक नया कॉरिडोर बन सकता है व्यापार के लिए, वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है कहीं ना कहीं हमारे लिए। ये भी आप सभी को याद रखना है। मैं बता देता हूँ जैसे क्या है, पश्चिम एशिया भारत के लिए रणनीति का एक आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सबसे पहले सुरक्षा की चिंता है। इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। जैसे वहाँ पर संघर्ष होता ही रहता है, किसी न किसी देश से आपस में उनका झगड़ा होता है। इसका प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय प्रवासियों पर पड़ सकता है। देखो एक तो जो पेट्रोलियम, गैस, ये सारी चीज़ें इसमें तो पड़ेगा ही। दूसरा प्रवासी नागरिक, भारत के बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर काम करने के लिए, रोजगार के साधन के लिए, कोई शिक्षा के लिए या फिर कोई टूरिज्म के लिए भी जाता है, जिसकी वजह से भारत पे इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी आर्थिक चिंताएं बढ़ जाती है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से प्राप्त करता है, इसीलिए इस क्षेत्र की स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ऊर्जा के साधन नहीं आएंगे, चीज़ें महंगी होने लगेगी और कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर ही देखने को मिलेगा। प्रवासी भारतीयों के लिए तो भाई लाखों भारतीय वहाँ पर काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और रोजगार भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भारत में एफडीआई लाते हैं। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो कोई कंपनी नहीं ला रही, ये तो लाते हैं कहीं ना कहीं, ये भी है। देखो व्यापार और ऊर्जा, भारत पश्चिमी एशिया देशों के बीच में ऊर्जा का सहयोग लगातार बढ़ता रहा है और बढ़ भी रहा है आज के ज़माने में। इस प्रकार अगर हम देखें पश्चिमी एशिया जो है वो भारत के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसी प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और साथ ही साथ में व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन भी करेंगे। आपकी स्क्रीन पर नंबर विजिबल हो रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को तक पहुंचा सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।